आइए आज समझते हैं कि करीब 125 साल पहले वैज्ञानिक ये पहेली कैसे सुलझा रहे थे कि एटम यानी परमाणु आखिर अंदर से कैसा है, उसकी बनावट क्या है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल था उस वक्त। हमारे पास जो जानकारी है वो इन्हीं शुरुआती आइडियाज़ और एक्सपेरिमेंट्स पर है। कैसे एक मॉडल से दूसरे तक हमारी समझ धीरे धीरे बढ़ी। बिल्कुल एक सफर की तरह है ये। तो आज हमारा मिशन यही है, थॉमसन, रदरफोर्ड और फिर बोर के जो शुरुआती मॉडल थे उनको समझना और देखना कि एक्सपेरिमेंट्स ने कैसे रास्ता दिखाया। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1897 में। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन खोज लिया था। अब पता था कि एटम में नेगेटिव चार्ज है, लेकिन एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, मतलब उन पर कोई नेट चार्ज नहीं होता। तो थॉमसन ने 1898 में पहला मॉडल दिया, नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। हाँ, प्लम पुडिंग। सोचिए जैसे कोई तरबूज हो जिसमें पॉजिटिव चार्ज पूरे गूदे की तरफ फैला हुआ है और नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन वो बीजों की तरह उसमें धंसे हुए हैं। बिल्कुल, ये एक पहली कोशिश थी कह सकते हैं एटम के अंदर झांकने की, ये समझने की कि हाँ, इसमें पॉजिटिव हिस्से भी हैं और नेगेटिव भी। अच्छा। पर जैसा बाद में पता चला, चार्ज असल में इस तरह बिखरा हुआ नहीं था। वो तस्वीर काफी अलग निकली। और यहीं से मुझे लगता है कहानी असल में दिलचस्प होती है, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। हाँ, बिल्कुल। अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो थॉमसन के ही स्टूडेंट थे, उनके सुझाव पर गाइगर और मार्सडन ने 1911 के आसपास एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया। सोने की पन्नी वाला, है ना? वही, सोने की बहुत ही पतली पन्नी ली और उस पर तेज रफ्तार वाले अल्फा पार्टिकल्स फेंके। ये अल्फा पार्टिकल्स हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले। और नतीजे? वो तो शायद चौंकाने वाले थे। हाँ, बहुत ज्यादा। हुआ ये कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स तो पन्नी के आर पार एकदम सीधे निकल गए, जैसे रास्ते में कुछ था ही नहीं। यानी एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है। बिल्कुल, यही पहला नतीजा था। फिर कुछ पार्टिकल्स थे जो थोड़े टेढ़े मेढ़े हुए, थोड़े एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि बहुत थोड़े से, मतलब करीब 8000 में से कोई एक पार्टिकल वो 90 डिग्री से भी ज्यादा के एंगल पर मुड़ा, या यूं कहें कि लगभग टकरा कर वापस ही आ गया। बाप रे, 8000 में से एक! ये कैसे हुआ? हाँ, यही बड़ा सवाल था। और देखिए, इतने जबरदस्त रिपल्शन या डिफ्लेक्शन की एक ही वजह हो सकती थी कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग पूरा का पूरा वजन या मास कहें, वो किसी बहुत ही छोटी सी नन्ही सी जगह पर सेंटर में इकट्ठा हो। अच्छा। इसी भारी पॉजिटिव सेंटर को नाम दिया गया न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ने अपना नया मॉडल दिया, न्यूक्लियर मॉडल। ओके, तो ये कैसा था? इसमें बीच में एक बहुत छोटा भारी पॉजिटिव न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन वो इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में ग्रह सूरज के चक्कर लगाते हैं। और ये न्यूक्लियस कितना छोटा होता है? अंदाजा लगाइए, एटम का साइज अगर 10⁻⁻10 मीटर है तो न्यूक्लियस का साइज है करीब 10⁻⁻15 मीटर। मतलब एटम से लगभग 10,000 से 1 लाख गुना छोटा। क्या बात है! यानी हमारे आसपास की हर चीज जो हमें ठोस दिखती है वो अंदर से लगभग पूरी खाली है। हाँ, ज्यादातर खाली जगह। सुनने में भी अजीब लगता है, पर यही सच है। लेकिन सुनने में आया है कि इस मॉडल में भी कुछ दिक्कतें थीं। ये परफेक्ट नहीं था। हाँ, बिल्कुल सही। ये एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन 2 बड़ी प्रॉब्लम थी इसमें। पहली प्रॉब्लम आई क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से। अच्छा, वो क्या कहती थी? वो थ्योरी कहती थी कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल अगर घूम रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, जैसे न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता इलेक्ट्रॉन, तो उसे लगातार एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए, छोड़नी चाहिए। और अगर वो लगातार एनर्जी खोएगा तो उसका रास्ता छोटा होता जाएगा, स्पाइरल बनता जाएगा और आखिर में वो घूमते घूमते न्यूक्लियस में जा गिरेगा। ओह, मतलब एटम तो स्टेबल ही नहीं रह पाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली। पर हम जानते हैं कि एटम तो स्टेबल होते हैं। तो ये पहली बड़ी पहेली थी। और दूसरी दिक्कत क्या थी? दूसरी दिक्कत जुड़ी थी एटम से निकलने वाली लाइट से, यानी उसके स्पेक्ट्रम से। जब हम किसी गैस के एटम्स को एनर्जी देते हैं और वो लाइट छोड़ते हैं तो वो हर रंग की लाइट नहीं छोड़ते। हाँ, वो कुछ खास लाइनों की तरह दिखती है ना? लाइन स्पेक्ट्रम। बिल्कुल।
कुछ खास वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की लाइट ही निकलती है, जबकि क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को तो हर तरह की एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए थी, जिससे एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था, इंद्रधनुष जैसा। पर मिलता है लाइन स्पेक्ट्रम। हाँ, तो सवाल था कि ये खास लाइनें ही क्यों? ये दोनों प्रॉब्लम दिखा रही थी कि एटम के लेवल पर पुरानी क्लासिकल फिजिक्स काम नहीं कर रही थी, कुछ नया चाहिए था। सही कहा। और यहीं पर एंट्री होती है नील्स बोहर की 1913 में। बिल्कुल, नील्स बोहर ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल को तो रखा, लेकिन उसमें नए क्वांटम आइडियाज मिला दिए। क्वांटम आइडियाज मतलब वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट वाली बात? हाँ, वही कि एनर्जी और कुछ दूसरी चीजें लगातार नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे हिस्सों या क्वांटा में बटी होती हैं। बोहर ने 3 खास बातें कहीं, जिन्हें पोस्टुलेट्स कहते हैं। ओके, क्या थी वो? पहला, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर हर किसी ऑर्बिट में नहीं घूम सकते। वो सिर्फ कुछ खास फिक्स्ड ऑर्बिट्स में ही घूम सकते हैं, जिन्हें स्टेबल ऑर्बिट्स कहा। और इन ऑर्बिट्स में घूमते हुए वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करते। अरे, ये तो क्लासिकल थ्योरी के बिल्कुल उलट हो गया। हाँ, यही क्वांटम सोच थी। दूसरा पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में घूम सकता है जिनमें उसका एंगुलर मोमेंटम L एक खास वैल्यू h2 पाई, जहां h प्लैंक कांस्टेंट है, का इंटीग्रल मल्टीपल हो। यानी L = NH2 पाई, जहां n कोई पूरा नंबर 1, 2, 3 ये हो सकता है। ये थोड़ा टेक्निकल है, पर मतलब हर ऑर्बिट मुमकिन नहीं, कुछ खास ही अलाउड है। बिल्कुल। और तीसरा पोस्टुलेट, जब इलेक्ट्रॉन किसी ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट, मान लीजिए EI, से कम एनर्जी वाले ऑर्बिट EF में कूदता है या ट्रांजिशन करता है, हाँ। तब वो एक फोटॉन यानी लाइट का एक पैकेट छोड़ता है। हाँ। और उस फोटॉन की एनर्जी ठीक उतनी होती है जितना दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी का फर्क है, HV = EI EF। अच्छा, और इसी से वो लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन हो गया। एग्जैक्टली, क्योंकि ऑर्बिट्स फिक्स्ड हैं तो एनर्जी डिफरेंस भी फिक्स्ड होंगे, और इसलिए निकलने वाले फोटॉन की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी भी फिक्स होगी। इसीलिए हमें खास लाइनें दिखती हैं। कमाल है। तो बोर के मॉडल ने हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को समझा दिया। हाँ, न सिर्फ स्पेक्ट्रम बल्कि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए जरूरी एनर्जी, जो करीब 13.6 eV होती है, भी बिल्कुल सही कैलकुलेट की इस मॉडल ने। यहीं से एनर्जी लेवल्स का कॉन्सेप्ट आया, एक सबसे कम एनर्जी वाली ग्राउंड स्टेट और उससे ऊपर वाली एक्साइटेड स्टेट्स। ये तो बड़ी कामयाबी थी। बिल्कुल। हाइड्रोजन जैसे एटम के लिए, जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये मॉडल जबरदस्त सफल रहा, लेकिन इसमें भी कुछ सीमाएं थी। अच्छा, क्या कमियां थी इसमें? पहली बात तो ये कि ये मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन या उसके जैसे आयंस, जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, पर ही ठीक से काम करता था। जिन एटम्स में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके स्पेक्ट्रम को ये नहीं समझा पाया। दूसरी बात, ये तो बताता था कि लाइनें क्यों बनती हैं, पर ये नहीं बता पाया कि कुछ लाइनें ज्यादा चमकदार यानी इंटेंस क्यों होती हैं और कुछ कम। इंटेंसिटी की व्याख्या नहीं थी। ओके, तो ये भी पूरी कहानी नहीं थी। ये एक बहुत जरूरी पड़ाव था, पर मंजिल नहीं। बाद में करीब 10 साल बाद 1923 में लुई डी ब्रॉगली ने एक और बहुत गहरा आइडिया दिया, मैटर वेव्स का। मैटर वेव्स मतलब पदार्थ भी तरंगों की तरह व्यवहार करता है? हाँ, उन्होंने कहा कि जैसे लाइट वेव और पार्टिकल दोनों है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं। और इस आइडिया से बोहर के दूसरे पोस्टुलेट, एंगुलर मोमेंटम वाले, की एक अच्छी व्याख्या मिली। पता चला कि स्टेबल ऑर्बिट्स असल में वो ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन वेव एक स्टैंडिंग वेव बनाती है। वाह, ये तो और भी गहरा होता जा रहा है। हाँ, यहीं से फिर पूरी क्वांटम मैकेनिक्स का रास्ता खुला। तो अगर हम आज की बात को समेटें, हमने देखा कि एटम को समझने का सफर कैसे प्लम पुडिंग मॉडल से शुरू हुआ, फिर रदरफोर्ड के छोटे भारी न्यूक्लियस तक पहुंचा, और फिर बोहर की क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स तक आया। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये समझ आई कि एटम की दुनिया के नियम हमारी रोजमर्रा की दुनिया के क्लासिकल नियमों से बहुत अलग हैं। वहां क्वांटम नियम चलते हैं। एक बिल्कुल नई फिजिक्स की जरूरत पड़ी। अंत में एक सोचने वाली बात छोड़ता हूं। देखिए, बोहर का मॉडल क्लासिकल और क्वांटम आइडियाज का एक मिक्सचर था, पूरी तरह सेल्फ कंसिस्टेंट भी नहीं था। बाद में प्रॉपर क्वांटम मैकेनिक्स आई, जो ऑर्बिट्स की जगह प्रोबेबिलिटी क्लाउड्स की बात करती है। फिर भी ये अधूरा मॉडल हाइड्रोजन के लिए इतना ज्यादा सफल क्यों रहा? इसकी अपनी कमियों और अंदरूनी दिक्कतों के बावजूद ये इतनी सटीक भविष्यवाणियां कैसे कर पाया?
ये सफलता हमें विज्ञान कैसे आगे बढ़ता है इसके बारे में क्या सिखाती है? शायद ये कि कभी-कभी अधूरे या थोड़े गलत आइडियाज भी हमें सही दिशा में बहुत आगे ले जा सकते हैं। बहुत दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए।